प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीडीएम का लाहौर में जलसा जारी है। इस जलसे के बारे में हुकूमत का ख्याल ये है कि ये एक फ्लॉप जलसा है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि लाहौर के 13 MN 40 MPA मिलकर जो है वो एक छोटा सा जलसा गाह को जो है वो भर नहीं सके, और वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए बाहर से लोगों को लाना पड़ा। फयाजुद्दीन चौहान साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है। फिरदौस आशिक अवान भी कह रही है फ्लॉप जलसा है, वो तो कंट्रोल रूम में चली गई और वहां जाकर उन्होंने मनाजिर दिखाए हैं। ये एक नाकाम जलसा है या ये एक कामयाब जलसा है, ये डिबेट चल रही है। और इस डिबेट से परे एक और सवाल भी है, और वो ये कि इस जलसे के नतीजे में क्या होगा। क्या ये तारीख साज जलसा है? क्या ये एक ऐसा जलसा है जो तारीख रकम कर देगा? ये क्या एक ऐसा जलसा है जो हुकूमत को घर भेज देगा? क्या ये एक ऐसा जलसा है कि जिसके नतीजे में ऑपोजिशन ये दावा करेगी कि इसकी वजह से हुकूमत को वो घर भेजने में कामयाब हो गए? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस जलसे से जुड़े हुए हैं, और इसी जलसे पर पहले मरहले का इख्तिताम भी हो रहा है जो पीडीएम के जलसे हो रहे थे, और इसी जलसे के बाद दूसरे मरहले का आगाज भी हो जाएगा। तो बहुत से पहलू हैं इस जलसे से जुड़े हुए जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। शशि पलेजो हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उवैस तौहीद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और मुजाहिद बरेली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि जलसा गाह तो बज़ाहिर भरी भी लग रही है, और शबली फराज साहब कह रहे हैं 15-20 हज़ार लोग हैं। इसी तरह से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इतने लोग, इतने MPAs और MNAs मिलकर लाहौर से लोगों को जमा नहीं कर सके, बाहर से लोगों को लाना पड़ा है। लेकिन मरियम नवाज की अगर आपने तकरीर सुनी है, वो कह रही हैं कि अल्लाह की कसम लाहौरियों तुझे खुश कर देता है। अब ये खुश किया है लाहौरियों ने या कहीं बाहर के लोग? क्या है ये फ्लॉप जलसा, कामयाब है? देखिए, बात यह है, वाकई लाहौरियों ने जो है वो खुश कर दिया है। लाहौरी जो है वो पीडीएम के जलसे से बेनियाज हैं। मुझे आप ये बताएं कि इसके मोहल्ला वकूअ के ऊपर बात कर लेते हैं। मीनार पाकिस्तान में तो आम हालात से एक तारीखी जगह है, बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, साथ लारी अड्डा है। आम हालात में 5 से 7 हज़ार लोग जो हैं वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आज हैरान इस बात के हूं कि 11 जमातें हैं, और 11 जमातों के बावजूद जो है ये कोई एक इम्प्रेसिव शो नहीं कर सके। इन्होंने कहा था जी कि पता नहीं क्या सड़कें भर जाएंगी, पूरा लाहौर उमड़ के आ जाएगा। आपने देखा कि 5 बजे तक शाम पड़ गई, सूरज ढलने वाला हो गया, वहां पर जो है वो इनकी लीडरशिप नहीं पहुंची थी। मसला ये है कि लोगों ने इनके एजेंडे को मुस्तरद किया है। लीडर तो कॉल देता होता है, ये तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके मिन्नत समाजत करके आई, लेकिन लाहौरी नहीं आए। लाहौरी जो है वो आज बशीर की दारुल माही की मछली खा रहे हैं, वो गुले दाऊदी की नुमाइश देख रहे हैं, वो अपने और मामलात में मसरूफ है। वो इनकी पापड़ वालों के लिए NRO लेने थोड़ी आएंगे। वो इनके नवाज शरीफ साहब खुद इश्तिहारी बन के जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं बच्चों समेत, वो तो पाकिस्तान आ नहीं रहे, तो क्या इनके लिए बाहर आते? दूसरी बुनियादी चीज ये है कि लोगों ने जो कोरोना फैलाने की इनकी मुहिम है उसको भी नाकाम मैं समझता हूं बनाया है। और जो लोग वहां गए हैं, मैं तो उनके लिए दुआगो हूं कि वो कोरोना में मुब्तला ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने लाहौरियों की जान को खतरे में डालने की कोशिश की है। ना इनको डॉक्टर्स का एहसास है, ना इनको पैरामेडिक्स का एहसास है, ना इनको अपने जो हेल्थ सेक्टर का निज़ाम है उसको एहसास है। सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद को NRO लेने के लिए, एहतसाब के अमल से बचने के लिए ये मुसलसल तीसरा जलसा किया। आज मुझे बताएं कि क्या कंटेनर खुद रुक के सड़कों पे लग गए? आज क्या कारकुन खुद जेलों में जाके बंद हो गए? आज क्या इनके कारकुन खुद घरों के अंदर नजर बंद हो गए हैं? वो भाई रोका किसने है? फिर भी लोग क्यों नहीं आए? ना कोई रुकावट, ना कोई कंटेनर, ना कोई गिरफ्तारी। अगर उसके बावजूद भी, इतना फ्री हैंड मिलने के बावजूद भी अगर लोग नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनका जाती एजेंडा है। अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम ने इनको बुरी तरह जो है वो मुस्तरद किया है। ये हुकूमत गिराने आए थे, आज खुद पीडीएम गिर गई है। खुद पीडीएम की रेत की दीवार जो है वो गिर गई है। मैं समझता हूं कि जो इनके दावे थे वो बुरी तरह नाकाम हुए। मैं आपको थोड़ी एक फैक्ट बताता चलूं। अभी भी आपके एक साथी एंकर हैं आपकी मीडिया से, अजमल जामी साहब, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट की कि 11 MNA या PMLN के 13 लाख वोट उन्होंने लिए हैं। वो भाई किधर हैं? आज इतवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है लाहौर के अंदर। वो इतनी मकबूल थे, इतनी इनकी दावत लोगों ने कबूल की, तो लोग कहां नजर आ रहे हैं? मुझे आप बताएं, आपको
असद पता है कि 30 अक्टूबर का जो जलसा था हमारा 2011 में, मैं उसके मुंतजमीन में शामिल था। जी हाँ। पहला कारकुन हमारा 10:30 बजे ग्राउंड में दाखिल हुआ था। 1 बजे दोपहर जलसागाह भर गई थी और लोग जो है वो जम के अपने कायद की पूरी तकरीर रात तक जो है वो सुन के गए थे, जिस तरह शामिल हुए थे। हमने 4 जलसे मीनार पाकिस्तान में किए हैं। हमारे से बड़े जलसे कौन कर सकता है? वजीर आजम एक कॉल देते थे, इमरान खान साहब दिन में 6-6 जलसे करते थे। चले फरूख साहब, ये इस डिबेट 11 पार्टियों का मिक्स चार है, एक शुमाल है, एक जनूब है, एक मशरिक है, एक मगरिब है। जी सही है। एक सवाल मगर और इम्पोर्टेंट है सजी पलेजो साहबा, वही सवाल ये है, चले इस डिबेट में मत जाइए कि ये लाहौर से आए हैं या लाहौर के बाहर दूसरे शहरों से लाए गए हैं, ये बहस भी मत कीजिए कि 20,000 हैं या 40,000 हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक तारीख साज जलसा है? ये एक ऐसा जलसा है जो आर या पार का दावा कर रहा था? क्या ये एक ऐसा जलसा है जिसके बाद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पड़ गई हैं, या एक रूटीन का जलसा है? या फिर जी शशि साहबा। बहुत शुक्रिया। मुझे भी उम्मीद है कि फ़ारूक हबीब की तरह मौका दिया जाएगा बात कंप्लीट करने का। बड़ा सब आपका प्रोग्राम देखते हैं, शौक से ज़ौक़ से देखते हैं। मुझे पता है स्पीचेस भी जारी है अभी तक, उनको भी टाइम दिया जा रहा होगा, लेकिन बहरहाल आपने बुलाया, हम आए और डिबेट हो रही है। ज़बरदस्त जलसा है, इतनी रुकावटों के बावजूद, धमकियों के बावजूद, सिक्योरिटी अलर्ट, थ्रेट अलर्ट के बावजूद। और हमने ये अनोखे वज़ीर दाखिला भी देखे जो अगर इतने सिक्योरिटी के इतने खदशात थे, इससे हट करके वो अपोजिशन को होते, क्यों हमेशा अपोजिशन को ही क्यों होते, ये भी एक सोचने की बात है। और एक तरफ वो दम भर रहे थे तो हुकूमत में सब कुछ ठीक हो रहा है, दूसरी तरफ वो अपना खुद लैप्स बता रहे थे सिक्योरिटी के इशू से। तो ये उनका काम था कि वो आज ऑफिस खुलवा कर वहाँ सारा वक्त जो है, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग आपकी एजेंसीज हैं, आपकी हमारी एजेंसीज हैं, उनके साथ बैठकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ उसको स्ट्रेंथन करते हुए वो हर चीज़ पे खुद नजर देते हैं। लेकिन हमने देखा आज भी एक प्रोग्राम में वो खुद मुझसे भी वो तू के तड़ाके में वो जो है वो शामिल थे, यानी इतना टाइम उनको मिल गया, लेकिन ये उस पर नजर रखना उन्होंने गवारा नहीं समझा कि इतना सिक्योरिटी। मैं सलाम पेश करती हूँ पीडीएमए के सारे हमारे जो भी रहनुमाए, जो भी वर्कर है, ज्यादातर पंजाब के ही हैं, लाहौर के ही हैं। मैं लाहौरियों को सलाम पेश करती हूँ कि वो जो है जमहूरी और एक जो आईनी जदोजहद के लिए न सिर्फ निकल सकते हैं, लेकिन फैसला कुन जंग में, पीसफुल जंग में वो अपना हिस्सा न सिर्फ डाल सकते हैं, और उन पर अगर किसी ने माजी में कोई दबे लगाए तो वो धो डाले हैं। मेरे ख्याल में पंजाब की लीडरशिप ने, और पीएमएलएन को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद देती हूँ, और जो दूसरी 11 पार्टीज आई हैं सबकी जो है वो जबरदस्त। और एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी, कितने मुश्किल हालात में ये जलसा करना, जहाँ कोविड के भी हो और बार बार हमें याद भी दिलाया जा रहा हो बाजार में कोविड नहीं है और पीटीआई के जलसों में कोविड नहीं है, ये होगा तो यहाँ होगा, जहाँ जलसे रोज भी नहीं हो रहे थे। और ये इतने सिक्योरिटी के थ्रेट्स के बावजूद भी ये याद रखिएगा ये कामयाब हुआ है। दूसरी चीज ये कि खान साहब की जो आज तस्वीर जारी की गई है, और एक डेलिब्रेट एक मूव था कि वो अपने टोनी शेरू और टाइगर के साथ खेलकर वक्त गुजार रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ खान साहब को, आपकी चैनल की तवज्जो से, खान साहब आपके साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन इसके आधे टाइम भी जितना आप पार्लियामेंट को देते ना, तो 2 सालों में ये सिलसिला, ये इतनी हालात इस तरह न पहुंचते। आप जो शेख रशीद साहब को भी मैं कहना चाह रही हूँ कि रेलवे के एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते रहे, हम सवालात पे सवालात कर रहे, आप ऐवान में नहीं आए, आपने सिर्फ टीवी पर बैठकर आपने वो लोगों के इंटरटेनमेंट का सामान तो पैदा किया। अल्लाह करे आपको वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मिली है ये वजारत, तो उसमें डिलीवर इतने खदशात आप जो बता रहे हैं कि इतने अचानक से बढ़ गए और हमेशा पीडीएमए के जलसों को होते हैं, तो ये आप पर इम्तिहान है। 48 घंटों में तो आप अभी भी जो है वो टीवी पर ही बैठे हुए हैं, यानी तो इसका रिजल्ट ओरिएंटेड कब बनाए? इम्पैक्ट क्या होगा? अब मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, इम्पैक्ट क्या होगा आपके ख्याल में इस जलसे का? हाँ, ये बड़ा आपका अहम सवाल है, बिल्कुल सही बात है। इम्पैक्ट ये है कि पंजाब जो है, everybody knows that, we all, you and I know it very well, कि भाई पंजाब always plays a vital role, you know, ये पंजाब can bring about many changes जो पॉलिटिकल सिनेरियो में। पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है उसमें जबरदस्त किस्म की रवायतें भी बहुत सारे पंजाब ने के से डिक्टेटरशिप की वजह से, लोगों की वजह से नहीं,
इशूज भी खड़े हुए हैं सुबह के माबेन, लेकिन पंजाब ने जबरदस्त रवायात, उनकी जो खुले दिल के और बुले शाह की ये सरजमीन, वारिस शाह की सरजमीन, बाबा फरीद की इकबाल की सरजमीन, उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो जितना तारीख पर उन्होंने असर छोड़ा है, मैं वसौक से कह सकती हूँ कि पंजाब की सरजमीन पे ये जलसा जो हो रहा है ये फैसला कुन होने जा रहा है। लाखों के लोगों ने नींदें हराम कर दी हैं आज हुकूमत की, और इसमें जो फैसले होने जा रहे हैं। अच्छा, जी ठीक है। अब मुजाहिद बरेलवी साहब, ये फैसला कौन जलसा क्या होता है, ये कैसे फैसला करता है, इसका तरीकाकार क्या है, ये क्या ये जलसा खत्म होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, ये क्या मतलब किसको कहते हैं फैसला कौन जलसा जो हो गया है? जी, एक तो अच्छी बात ये है, खैर पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी शशि भी जो कह रही है पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई का वो लोग है, और मेरे ख्याल में जब जलसों के बाद हुआ करे तो जैसे फिरदौस आशिकावान ये कहेंगी कि कुछ नहीं था, या अगर ये शशि ये कहेंगे, मरियम, तो पार्टियों को तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जलसे जुलूसों के बारे में जो एक तबसरा निगार, जो तजिया निगार जो है एनालिस्ट जैसे सारी दुनिया में होता है, वो एक रैशनल अगर हूँ, मैं ये भी नहीं कि मैं देख रहा हूँ एक चैनल जो है तवातुर से दिखा रहा है कि 10,000 लोग नहीं है और 8,000 लोग नहीं है, कि मज़ाक़ खेज बात है, और ठाटे मारता समंदर जो मीनारे पाकिस्तान से भी को भी क्रॉस कर गया, गुजरावाला को छू रहा है, ये भी गलत है। लेकिन ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्तान जैसी गलती पंजाब इंतजामिया, पंजाब पुलिस और हुकूमत ने नहीं करी, और जैसे मैंने कहा ना 48 घंटे पहले ही उन्होंने उसको कामयाब बनवा दिया था। लाहौर के जलसे ही मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी थे, और खुदा न करे अगर कुछ तसादम होता, बाढ़ें लगती, तो एक सियासी कैरियर उनका दांव पे लगता। तो एक अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि जलसा रिलैक्स माहौल में हो रहा है, ऐसे ही जैसे इमरान खान का जलसा होता था। ये उनका राइट है, 11 पार्टियों ने मिलकर जितना बड़ा जलसा किया है और जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, जिस तरह सुना जा रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो मरियम नवाज को सुन रहा था, पहले के मुकाबले में ज्यादा पुरएतमाद तरीके से अवामी लहजे में वो तकरीर कर रही थी, और बिलावल ये जो न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, तो ये एक जलसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही होता है आएगा कि अब इसके बाद 2 मरहले आते हैं, अच्छा लॉन्ग मार्च, और दूसरी है कि इस्तीफे देना। वो तो आपने देखा कि जब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि जनाब 31 दिसंबर तक मुस्ताफी हो जाएं, तो पता चला कि सबसे पहले तो वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमानी जो है वो छोड़कर चले गए। इसी तरह दीगर पार्टियों का भी मैं देख रहा हूँ कि उस मामले पे जब उनकी रिजर्वेशन आई, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी जिनके सबसे ज्यादा अरकान है, अगर सेंट्रल असेंबली के अरकान भी मिला लिए जाएं, तो उन्होंने वादे तो तक कर दिया कि जी सेंट्रल कमेटी का इजलास होगा, फिर चौधरी इत्तरासन का बयानिया भी सामने आ गया। मकसद ये है कि अब इन्होंने जनवरी के एंड में ये कहा है, और पूरा दिसंबर है, जनवरी है, महीना 1.5 महीना पड़ा है, तो फौरी तौर पर तो कुछ होने नहीं जा रहा। आज के जलसे में मैं नहीं समझ रहा कि कोई और बहुत बड़ा ऐलान होगा। क्या ऐलान होगा, जबकि मैंने कहा ना उससे पहले ही कहा जा चुका है कि जी जनवरी के एंड में होगा लॉन्ग मार्च, और फिर इस्तीफे का मसला आएगा। और ये यकीनन इस्तीफे जो है, क्योंकि मार्च का सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और आमतौर पर बड़ा अहम होता है। इस्तीफे क्यों जमा कर दिए जा रहे हैं? नहीं, मैं आपकी शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ा दूं। आमतौर पर ये पार्टियां जिस वक्त टिकट देती हैं उसी हिसाब में एक फॉर्म भी भरवा लेती हैं, जिसमें उनमें रेजिग्नेशन भी होता है, और ये इस्तीफे लिए जाते हैं, ये पार्टियों के पास रखे रहते हैं। उसके बाद अगला मरहला आता है, पीटीआई ने भी दिया था रिजाइन, आपको याद होगा, फिर स्पीकर के पास रखे रहते हैं, उसकी भी मुद्दत गालिबन कोई 30 दिन ओपन होती, फिर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और एक को पेश होना पड़ता है स्पीकर के सामने। ये रिजर्वेशन की हैसियत नहीं होती है, ये तो 6-6 महीने साल भर सना जहरी जो है रिजाइन दे के बैठे हुए और तनख्वाह भी लिए जा रहे हैं, तो इसकी कोई हैसियत नहीं होती आईनी कानून। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फरूख हबीब साहब, मसला यह है कि जलसे में मरियम नवाज साहिबा वो इमरान खान साहब की तकरीर के वो टुकड़े सुनवा रही हैं कि जिसमें इमरान खान साहब ने पहले कुछ और कहा और बाद में उन्हें कुछ और करना पड़ा, और वो बता रहे हैं कि ये सफेद झूठ है, इमरान खान साहब ने बोले। अब क्या होने जा रहा है इसके बाद, हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखें, बात यह है असद कि इनका, मैंने आपको पहले कहा कि इनका एजेंडा जो है वो मुस्तरद कर दिया। देखें, जब आप अवाम के पास जाते हैं तो एक एजेंडा लेके जाते हैं। इनको 3-3 बार जो है वो मौके मिले हैं। मुझे आप ये बताएं कि सवाए जो है वो मरीम नवाज के, नवाज शरीफ इलाज का कह के इस मुल्क से बाहर चले गए, उनको बेल मिली, गवर्नमेंट ने जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर हमें कहा गया जी हमने बॉन्ड मांगा था, हमें एक स्टाम्प पेपर पे गारंटी लेके जो है वो बाहर चले गए। अब वो वापस आने को तैयार नहीं है, सारी औलाद उनकी बाहर है वहां पर,
23 अरब का शहबाज शरीफ के ऊपर टीटीओ का केस चल रहा है। 3 बार इक़्तिदार के मौके मिले हैं, लेकिन इन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया। हमें 1,70,00,000 वोट मिले हैं, अवाम ने 5 साल का हमें मैंडेट दिया, हम डिलीवर कर रहे हैं। हमें मईशत मिली किस हालत के अंदर थी? 20 अरब रुपए का तो जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें मिला था। 8 अरब के ये फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए थे। आज आप देखें भारत में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में उनकी जीडीपी पीछे आ गई है, उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, उनका जो है कारोबार बंद है। आज हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आज पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सेक्टर जो है वो आज आपका चल पड़ा है। आज वजीर आजम पूरी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के लिए 7,20,000 रुपए की सालाना इंश्योरेंस यानी सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो लेकर आ गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हो गया जो सस्ते कर्जे फराहम कर रहा है नौजवानों को अपने कारोबार के आगाज के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अभी फैसलाबाद में बैठा हूं जहां पर टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था इन्होंने। आज हमारी पावर लूम सेक्टर चल रही है, यहां पर आज स्किल्ड लेबर की जो है वो कमी हो गई है। और आज आप देखें कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हुआ है, जो रिकॉर्ड इनकम टैक्स है वो कलेक्ट हुआ है। टारगेट से ज्यादा एफबीआर ने अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट किया। जितने आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, डॉलर की जो है रेट है वो स्टेबल हो गया है, जितने माशी इशारे हैं वो ठीक हो गए। चीनी आज फैसलाबाद में 75 रुपए किलो है। मैं आपके शो में आने से पहले अपने हल्के से आ रहा हूं, 75 रुपए किलो बिक्री है, 110 रुपए से 75 रुपए किलो आ गया है। कोई चीज पाकिस्तान में बहुत कम होता है जिसका रेट ऊपर चला जाए वो नीचे है, क्योंकि माफियाज को हाथ डाला है। अब मैं ये समझता हूं कि मुल्क बेहतरीन तरफ जा रहा है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। कौम का वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद है। हम आवाम से किए गए जो अपने हमारे वादे हैं वो वादों को हम इंशाल्लाह जो है वो डिलीवर करेंगे। तो 5 साल बाद तो क्या होगा? फरूख साहब ये इस्तीफे पेश कर दिए, लेकिन ये देखें ना, ये ना अपने सबूत देते हैं ना ऑपोजिशन। देखें, ऑपोजिशन अगर इस्तीफे देती है, पहली बात तो इन्होंने इस्तीफे देने नहीं है। ये मेरी बात आप किसी जगह पे लिख लें कि आसिफ अली जरदारी, पंजाब में तो पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी तो नजदीक नहीं है। और पंजाब में 150 नेशनल असेंबली की सीटें हैं जो फैसला करेंगी मरकज में हुकूमत किसकी बनेगी। क्या आसिफ अली जरदारी साहब को आप इतना समझदार नहीं समझते? क्या वो इनके लिए जो है वो हमारी हुकूमत को गिराएंगे? ये कभी भी नहीं होना। ये चेयरमैन सेनेट को भी गिराने की इन्होंने कोशिश की थी, बाद में इनके अपने अरकान ही जो इनके साथ हाथ कर गए थे, उनसे ये इस्तीफे नहीं ले सके। इनके अपने अरकान अब इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। हम तो इनको कहते हैं लाएं इस्तीफे, हम कबूल करें, ज़िमनी इंतखाबात करवाएं, उसमें भी जो है वो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप देखें ना, उसमें भी एतजाज हसन साहब की जो है वो खुल के इख्तलाफ जो है वो सामने आ गए। इनकी जमातों में इस हवाले से इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूं कोई सियासी बेरोजगार है, किसी को जो है वो एनआरओ लेना है, किसी को जो है वो अपने अब्बू को जेल जाने से बचाना है, ये इनके मसाइल हैं। और तो इनका मामला ही कोई नहीं है। अवाम से इनका क्या लेना देना है? धांधली कहते हैं, आए ना इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, उसके ऊपर तो कोई बाइकआउट नहीं करते, उसके ऊपर तो असेंबली में कोई बात नहीं करते। जी ससी प्लेजो साहबा, ये जो मुआशी इशारों की बात करें फरूख साहब, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए और मईशत बेहतर हो रही है, जॉब्स मिल रही हैं, इंडस्ट्री चल पड़ी है। आप क्या आप इन तमाम आदाद शुमार को नहीं मानते जो हुकूमत पेश कर रही है? और अगर मानते हैं तो फिर इस तरक्की करती हुई हुकूमत को गिराने का जवाब क्या है? देखिए, इनके खुद के फाइनेंस एडवाइजर जो मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके खिलाफ भी नैब ने नोटिस भेजे, पता नहीं वो क्यों नहीं अपेयर हो रहे। तो वो खुद कहते हैं कि सूरत हाल अच्छी इतनी नहीं है और 2 महीनों के बाद शायद सैलरीज देने के लिए भी खजाने में वो नहीं होगा। खैर, हम सब की ख्वाहिश और कोशिश यही होनी चाहिए, पाकिस्तान का माशी इस्तेकाम, उसका सरहदों का इस्तेकाम, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत संजीदा नहीं है। अब हम जब कहते हैं 2 सालों में आपने 10 खरब प्लस का जो है खसारा किया है, उसका कौन देगा? आपने जो कर्जे लिए उसका क्या होगा? आपने खाने पीने की हर चीज जो है वो महंगी कर दी। आपने इस हवाले से कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है कुछ नहीं, जो आप बंडल आइलैंड के नाम से जो है रोज गिनवाते हैं, उस पर तो सूबे राजी ही नहीं है। ये आइन की वायलेशन है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनना बंद करे। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स के, मेरे भाई फारूक हबीब साहब, रिफॉर्म्स के हवाले से या दूसरी चीजें, उस लेजिस्लेशन का कौन सा आईनी फोरम होता है? पार्लियामेंट सबसे ज्यादा बड़ा, उसमें तो ये ताले लगे हुए हैं ना, वो कहाँ आते हैं? कब वहां बात हुई है? हमने जबरदस्ती जो भी अब तक जो है कश्मीर से लेके दूसरे आपके फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो चैलेंजिंग सूरत हाल अब तक है, उसके लिए हमने ही डिमांड किए हैं ज्वाइंट सेशन, उसमें हमने ही अपनी रिकमेंडेशन। लेकिन क्या हुआ कि अपोजिशन लीडर जो है जेल के पीछे, बाकी सारे जेल के। देखें,
पीटीआई ने जलसे किए तो उस वक्त जस्टिफाइड था। अब हम जो है कह रहे हैं कि सारी आपकी पॉलिसीज 2 सालों में वो ठप हो चुकी हैं और आपके पास ऑप्शंस थे बेहतर करने के लिए। मैं नहीं कह रही कि पीटीआई के पास अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे जहन भी होंगे, लेकिन जो अच्छे जहन थे उनको उन्होंने तितर बितर करके पीछे लगा दिया, पिछली सीटों पे बिठा दिया। जो कैबिनेट में लोग आए जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में अपना कर सकते थे अच्छी डायरेक्शन, उनके खिलाफ तो कई जो है वो मामला केसेस उनको भी वो पेश नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम पर जो है विक्टिमाइजेशन तो सारी अपोजिशन के खिलाफ है। अब पीटीआई ने इतना बड़ा शो, आज का तो जबरदस्त शो है, इतनी यानी थ्रेड्स शो भी, शेख रशीद जैसा बंदा जो कभी पार्लियामेंट में आता ही नहीं है, लेकिन आपने देखा धरनों की भी वो हमायत की थे, टीवी पर भी सारा वक्त वो उनकी जो करते थे सेकंड करते थे, उनको जो है प्रमोट करते थे पीटीआई को, इसी वजह से आज वजारत भी मिली है। लेकिन अल्लाह करे इस वजारत को बेहतर, और फिर ये लोग कहते हैं कि इतना इस्तेकाम है, तो ये शेख रशीद जब से उन्होंने ये वजारत ली है और हर खतरा ही पीडीएम को क्यों है? पीडीएम में तो पीसफुल जदोजहद में, पीडीएम में तो 11 जमायतें जो बड़े ही मजे हुए लोग बैठे हुए, बड़े जिम्मेदार, जेलें 11-11 साल 12-12 साल खाई हुई हैं, शहादतें उनके जो है कंधों पर अपने प्यारों की लाशें उठाई हुई हैं, वो लोग तो मेरे ख्याल ये क्या है बताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? अब मुझे नहीं पता आपका प्रोग्राम, जिम्मेदार लोग तो हैं पीडीएम में बैठे हुए, लेकिन हर जलसे में किसी न किसी की स्लिप तंग हो जाती है। आज महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि लाहौर वालों ने अंग्रेज के साथ मिलकर अफगान सरजमीन पर कब्जे की कोशिश की, वो लाहौर में खड़े होकर लाहौर वालों के लिए कह रहे हैं। नूरानी साहब ने कोयटा के जलसे में कह दिया था बस, जिसके बारे में कहा गया स्लिप ऑफ टंग है, तो ये जिम्मेदार लोग हर जलसे में कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं। मैं उसका जवाब ये देती हूँ, हमारे लिए बड़े ही रेस्पेक्टेबल सारे पीटीएम के जो भी हैं, बल्कि पीटीआई वालों की भी हमको ज्यादा दुश्मनी नहीं है, उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बात ये है जब सूरों की, आप 2007 का एक इंटरव्यू खान साहब का उठाकर देख लें, उनसे पूछा गया कि इस वक्त मुल्क में कौन सी शख्सियतें सियासी आपकी पसंदीदा शख्सियतें। मुझे याद है क्योंकि एक का मेरी फैमिली से ताल्लुक था, उन्होंने कहा जो उसूली सियासत अब तक की है, एक रसूल बख्श बलीजो और एक महमूद खान अचकज़ई, ये 2 लोग ऐसे जिनसे मैं सियासत सीखी भी है और मैंने देखा है कि वो आज से अभी तक वो खड़े। लेकिन बात ये है कि अचकज़ई साहब ने बड़ा उन्होंने भी झेला है दूसरे रहनुमाओं की तरह, वो किसी शायद जो मैंने इसमें सुनी नहीं है, शायद पंजाब हमारे लिए बड़ा अहम है। आपको पता है जाके दौर में पंजाब की खवातीन ने लाठियां खाई थी, ये हमारा कोई कराची उठकर वो नहीं था, जी से लोगों ने शहादतें जरूर खाई थी, गोरखपुर खान चांजोर, ये सारे जेल मेरे घर से लेकर जो दूसरे हमारे लोग थे उन्होंने जेल भर गए थे, हम सारा दिन कोट लखपत के सामने खड़े होकर उसमें गुजर गए। तो पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि तमाम बड़े मंझे हुए लोग हैं जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हैं। शशि साहब एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं दूसरे मरहले पर बात कर रहा हूं आप सबसे, और ब्रेवी साहब से मैं आगाज करूंगा कि दूसरा मरहला क्या होगा, कैसा होगा, इसमें इसका हदफ क्या होगा, इसमें क्या होने जा रहा है। आज कहा जा रहा था कि पीडीएम के जलसे में बड़ा ऐलान होगा, क्या ऐलान होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये दूसरा मरहला क्या होगा? पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो रहा है, मुझे अजहर फिराक का शेर भी याद आ रहा है जो जिसमें उन्होंने कहा था कि किस भरोसे पे अजियत का सफर जारी है, दूसरा मरहला आसान रखा जाएगा क्या? तो ये क्या होगा दूसरा मरहला बरेलवी साहब? देखिए, एक बार मैं हिस्ट्री में फिर नहीं जाना चाह रहा था, ये जो 11 पार्टियां जलसे जुलूस, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बहरहाल 2.5 साल में उन्होंने इस बतदरीज गुजरांवाला से लेकर अब तक एक टेम्पो बनाया है, और इस पे आप देखें ना, वरना हम लोग चैनल वाले जो 50-60 मिनट का प्रोग्राम होता है 25 मिनट तो हम इशारों में दे देते हैं, ये जो हम मुसलसल बगैर इशार दिखाए जो है घंटों से जलसा दिखा रहे हैं, तो मैंने उसकी इम्पोर्टेंट है ये कि कुछ चैनल ये कह रहे हैं कि लोग वापस जा रहे हैं, कुछ चैनल दिखा रहे हैं 10,000 हो गए, लेकिन ये कि जो मीनार पाकिस्तान पे इसे जैसे भरपूर सियासी जलसा हो, जैसे मैं सुन रहा हूँ मैं मरियम नवाज का भी खिताब। लेकिन दूसरा मरहला जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की सियासत में अब कोई मोइज़े तो होते नहीं है सियासत में, या फिर मोइज़े हो जाएं, अभी तक जलसे जुलूसे रैलियां इससे बड़ी भी हुई हैं, उनसे हुकूमतें नहीं जाती, ये खुद अपोजिशन को भी पता है। आमतौर पर जैसे मैंने कहा ना कि पहले पास में ये होता था कि जब इस पैमाने पर तहरीक चलती थी लोग एम्पायर का जिक्र करते थे, पिंडी आप पारा को मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, तो ये हम ये कैसे समझ लें कि इमरान खान को, देखिए बहुत आसान तरीका था, और वो ये
कि कई बार ऐसे मौके मिले जैसे संजरानी के वक्त या अभी जब बजट के वक्त कि अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती, अख्तर महगल उन्हें छोड़ गए थे, एक वोट से भी अगर कौमी असम्बली में होते तो उनकी अखलाकी पोजीशन खराब आती। अगला मरहला ज़रा लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च में भी देखें पाकिस्तान में ये कोई बनाना स्टेट नहीं है कि लोगों को जल्द से जुलूस देकर सिविलियन गवर्नमेंट गिरा दी जाए। सिविलियन गवर्नमेंट हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे खड़ी होती है। इसलिए मियाँ साहब को इमरान खान के धरनों ने नहीं गिराया, मियाँ साहब अपने वक्फे को जो भी इलेक्शन होता है उसे गए। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले मरहले जो दो जिनका ऑलरेडी वो कह चुके हैं या तो मुस्ताफी होंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, यही कहेंगे ना, वो भी फरवरी में। तो अभी हम ये देखते हैं कि अभी बहुत सारे मरहले आएंगे। आज कुछ जो दिखाए थे कि अचकजई के खिताब को कुछ हाईलाइट किया जा रहा था कि वो लाहौरियों को कुछ कह रहे थे। अख्तर बलोच साहब जब पावर में हो तो इन्हें बलूचिस्तान मजलूम नजर आता है, जब इख्तिदार में हो तो उस वक्त उनको ये मजलूमियत नजर नहीं आती। ये हमारे नवाबों सरदारों का ही पुराना से वतीरा रहा है। तो ये जो बाकी खुद इनको मौका मिला, क्या उनकी कौमी असम्बली में एक नशे और दुबई असम्बली में ओपन इलेक्शन थे। मकसद सिर्फ ये है कि बहरहाल पूरे पॉलिटिक्स से पीडीएम की सबसे ज्यादा फायदे में तो हमारे हजरत मौलाना फजल रहमान रहे हैं, जिनकी कोई नशिस्त नहीं है, ना कहीं हुकूमत है। उससे ज्यादा बहरहाल बिलावल और मरियम नवाज ने आज ये 2 साल में बड़ी मेहनत करके अपने कोई थर्ड जनरेशन है उसे लीडरशिप मनवाया है। और इमरान खान की पार्टी के मुझे अफसोस ही होता है कि इनके रिवायती तौर पर ये जो चौहान वगैरह, ये जो हमारी बहन जो है जिस तरह करती हैं, इस तरह के तबसरे तशरीह करके कोई फायदा होता नहीं है। और उनको जो दुनिया भर में होता है पॉलिटिकल जलसे जुलूस एक अच्छी गवार चीज होते हैं जमहूरियत के। और आज की मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये बात हो रही है कि लाहौर में जलसा बगैर किसी तसादुद के, बगैर किसी महादाराई के, बगैर किसी जो इनकॉम्पिटेंट पंजाब की इंतजामिया जो पास में जो उन्होंने मुल्तान में किया था उसके बगैर ही होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। अब पूछने का होगा ये तो पीडीएम बताइए क्या हुआ, लेकिन इस जलसे के साथ कि कोई बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है असद जी। अच्छा चलें, वो अब मैं औरिया मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं राय लेता हूँ। औरिया साहब, एक जलसा कामयाब है नाकाम है, आप कैसे देख रहे हैं इस जलसे को? मैं थोड़ी देर पहले वहीं से आया हूं, मेरा ख्याल है मैंने अपनी जिंदगी में इतना नाकाम जलसा नहीं देखा। देखें मैंने अच्छा, वो कैसे? मैंने बेनजीर का देखा था। इसलिए एक तो ये है कि पूरा इलाका, मैं इस इलाके का इंचार्ज रहा हूं, मैं डीजीआर कॉलेज का हूँ और मुझे एक चप्पे का अंदाजा है। मैंने इसमें 3-4 साल इस इलाके को देखा है। ये ग्रेटर इकबाल पार्क भी मैंने ही शुरू करवाया था उस जमाने में। मुझे इसका पता है कि कितने लोग कितनी जगह पे आ सकते हैं। देखिए मैंने बेनजीर का जलसा देखा हुआ है, वहीं से बहुत बड़ा जलसा था और हजूम बहुत बड़ा था। हजूम इमरान खान का जलसा देखा हुआ है, बहुत बड़ा हजूम था, बहुत बड़ा हजूम था। ठीक उसके बाद भुट्टो साहब ने यहाँ नहीं किया था, कज़ाफी स्टेडियम में किया था, 1-2 और जगह पे किया, लेकिन कज़ाफी स्टेडियम भुट्टो का खुद अपना जलसा बहुत बड़ा था। यहाँ पर इससे पहले जिंदा से जब वो अपना खादम हुसैन रिजवी जब वो उन्होंने शुरू किया था वो आसिया मसीह वाला, वो जलसा इससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। फिर खादम नजीर साहब के जनाजे ने तो इन सारे के रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए थे। देखिए अगर आप बादशी मस्जिद की तरफ से देखें, अगर आप उसकी तरफ से देखें, अपना ओवरहेड ब्रिज की तरफ से देखें, अगर आप उसकी तरफ से देखें वो जो है इलाका जिसके वो जो अड्डा है बदायूं बाग काला, तो उस तरफ से आपको जलसे की चारों तरफ से खाली नजर आएगा। बीच का हिस्सा जो है वो जो मीनार पाकिस्तान की बैक पे कम से कम 50% है अपना इकबाल पार्क, 50% कम से कम वो पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि स्टेज तो इस तरफ है, उसके पीछे वो जितने इलाके हैं, जितने वो होटल भी दूसरे। जी हाँ, हमेशा एक हिस्सा ही जलसा का, एक हिस्से को जलसा का बनाया जाता है जो कि 25% होता है तकरीबन पूरे जलसा का, पूरे ग्राउंड का। हाँ जलसा मुझे बहुत तवक्को थी जलसे की, इसलिए तवक्को थी कि 1 बजे का 11 पार्टनर गया था, उसने मौलाना फजल मानकर लाहौरियों की शिरकत बहुत कम है। देखिए भुट्टो का जलसा था ना, ठीक, भुट्टो वहां से यहाँ के लोगों को लाहौर को कहीं से बसें भर के नहीं आया करती थी जमाने के अंदर। बेनजीर का जलसा कहीं से बसें भर के नहीं आए थे। इवन तो आप क्या कमेंट ये इस पर के जी इमरान खान का भी औरिया साहब, मैं इस पर मगर फारूक साहब अगर मैं एक कमेंट ले लूं शशि प्लेजर का, फिर मैं आपके पास आता हूं। शशि साहबा, औरिया मकबूल जान कह रहे हैं मैं वहां से होकर आया हूं, मैंने इससे फ्लॉप जलसा नहीं देखा, ये उनकी राय है। ये मीडिया खुद गवाह है, आप देख लें। और चौहान साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50% या इस तरह की सीट्स के हवाले से बात की, तो मेरे ख्याल में लोग आए हैं, जबरदस्त पार्टिसिपेशन है। और ये याद रखें शेख रशीद जैसा बंदा
यानी जो बात करता है तो किससे वो लोगों के माइंड्स के साथ खेलता है, और वो झूठ बोलना उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और सिक्योरिटी के हवाले से कितने वो शद्दो मद से बस कह रहे थे आज का दिन खुदा खासा आखिरी दिन होगा, वो भी पीडीएम के लिए। उतनी धमकियों के बावजूद और इतने प्रेशर्स और सारे जो है, आप समझते हैं कि आज उन्होंने खुली छुट्टी दे दी तो सब कुछ हो गया? नहीं, इससे पहले जो भी रुकावटें, जो भी प्रेशर्स, जो भी पर्चे काटे गए, जो भी यानी डीजे बट से लेकर ये सारे जो ये भी इशारे होते हैं, ये भी आपको दिखाने के लिए कि बच्चों ये देख लो, ये इनके साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है अगर जलसे में आए ये। और फिर ये जलसा, मेरे ख्याल में स्पीचेस पे भी बात हो रही थी, अगर मेंगल साहब ने, अख्तर मेंगल साहब ने अपने दिल की बात वहाँ रखी है, पंजाब में आकर उतने बड़े उन्होंने समझा कि यहाँ लाखों लोग हैं और हम उनसे अपना डायलॉग करने, बात करने आए हैं अपने भाई और बहन समझकर, उन्होंने अपने दुख अगर शेयर किए हैं तो यानी आइन के फ्रेमवर्क में रहकर ही वो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो बात करें तो उनको इसको खराब नहीं, इसको ये कैथारसिस, ये चीज होनी चाहिए। यही तो पाकिस्तान स्ट्रेंथन करेगी कि एक दूसरे से मिलकर हम कौमी डायलॉग की बात की, इससे बढ़कर क्या डायलॉग हो सकता है कि 11 पार्टी, ये नेशनल डायलॉग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे दो चीजें मैं फरूख हबीब साहब, एक तो ये नेशनल डायलॉग की तरफ आप क्यों नहीं आते, नेशनल डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आते, क्या अपोजिशन के साथ नहीं बैठा जा सकता? दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि बड़े जिम्मेदार सियासतदान है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की कुव्वतों ने अपोजिशन को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का टास्क दिया है। जब गैर मुल्की कुव्वतों ने अपोजिशन को टास्क दिया है तो फंड भी किया होगा और इसके सबूत भी होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। ये वाकई ये ऐसा है जैसा वो कह रहे हैं और सबूतों के साथ कह रहे होंगे फरूख हबीब साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल डायलॉग तो हो सकता है, लेकिन FATF के बिल की तरह जो है, अगर अपोजिशन दिल के अंदर जो है वो NRO की ख्वाहिश लिए बैठी है तो वो नहीं हो सकता। नेशनल डायलॉग किस चीज़ के ऊपर हो सकता है? नेशनल डायलॉग जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर हो सकता है। नेशनल डायलॉग जो है वो मुल्क को मजबूत करने के हवाले से हो सकता है। नेशनल डायलॉग जो है वो पाकिस्तानी की आवाम की बेहतरी के हवाले से हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें हम 34 सिक्के तैयार कर लिए, नैब को ताला लगा दें, चेयरमैन नैब की मुद्दत 3 साल कर दे, 1 अरब से जायद के केसेस नैब सुनेगा, उसके नीचे के केसेस नहीं सुनेगा, जिसको नैब सजा देगी वो 5 साल बाद फिर इंतखाबात लड़ सकेगा, 1999 से पिछले केसेस नहीं सुनने जा सकते। वो पूरी एक विश लिस्ट तैयार करके ले आए थे जो हमारे सामने उन्होंने रख दी। अब जो दूसरी बात है, एक मिनट, दूसरी बात यह है, जब हम गैर मुल्की कुव्वतों की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म की तकरीर की थी, बीबी 1 मिनट चुप कर देना, 1 मिनट अगर आप दीजिएगा। मोहतरमा मुझे जरा बात कर लेने दें। ये मैं इनको करेक्ट करना चाह रही हूँ। मोहतरमा मुझे जरा बोल लेने दें। मैंने इस वक्त नहीं कहा। मैं, आप मुझे ना करेक्ट करें ना, आप मुझे करेक्ट नहीं कर सकती ना, आपके पास मुझे करेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। वो सुन लेना, हौसला रखें जरा, हौसला रखें। वो बात चली गई। देखिए, मैंने तो थोड़ा सा सच बोला, आपके सामने रखा, आप बुरा मना गई। अच्छा, वन बाय वन बात दिखाया तो बुरा मान गया, मैं क्या कर सकता हूँ? वो पार्लियामेंट में आएंगे, रिफॉर्म्स की बात होगी, उसके लिए तो किससे मना किया? वो तो आप तो खुद पार्लियामेंट को ताले लगा के चले गए। चलें, करते हैं। आप आए ना, आए पार्लियामेंट में, आए तो सही ना, आए सही। देखें, दूसरी बात यह है कि जो असल मामला है वो ये है कि आप बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। देखें, बात यह है कि जो तकारीरें नवाज शरीफ साहब ने की पाकिस्तान के आईनी इदारों के हवाले से, एक तो वो खुद इश्तिहारी हैं, मुल्क से बाहर हैं, अदालत को वो इज्जत नहीं दे रहे, कोर्ट को इज्जत नहीं दे रहे, आइन और कानून को इज्जत नहीं दे रहे। जब वो इस किस्म की बातें करते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के कानून के तहत भी नहीं की जा सकती, तो वो किसको खुश करते हैं? उससे मोदी खुश होता है, उससे गैर मुल्की कुव्वतें खुश होती हैं। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को इन हालात के दौरान, जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रंच से बाहर आ रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत की आउटलुक है वो मुस्बत होती जा रही है, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो गैर जरूरी जलसे जुलूस हैं, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से हैं। हम तो अपने इन नादान दोस्तों को कहते हैं कि आप ये नादानी को छोड़ें। जब नेशनल डायलॉग की बात होती है तो फिर जो है सच्चे दिल के साथ आएं, खलूसे नीयत के साथ आएं, और जो इनके संजीदा लोग हैं वो सामने आएं। ये अबू बचाओ मुहिम वाला मामला पीछे छोड़ के आएं, वो नहीं चल सकता इनका। दूसरा मामला ये है जो असल में मैं समझता हूं,
जहां पर जो औरिया मकबूल जान साहब ने बात की, बिल्कुल औरिया मकबूल जान साहब इसके मोहल्ले वकूफ से बिल्कुल ठीक वाकिफ हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा है कि आप इस जलसागाह को चाहे बादामी बाग की तरफ से देखें जो लारी अड्डा वाली साइड है, चाहे आप इसको बादशाही मस्जिद वाली साइड से देखें, चाहे इसको सामने पुल के ऊपर रावी रोड के ऊपर खड़े होकर देखें, हर तरफ जो है वो पीडीएम की नाकामी जो है वो चला के बता रही है, उसके ढोल बज रहे हैं कि ये वहां पर लोग नहीं जमा कर सके, बुरी तरह से जो है वो नाकाम हुए हैं। मैं आप समझता हूं कि मरियम सफदर ने आज खुद पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और जो है वो सियासी बेरोजगारी रहेंगे, यहां से मायूस लौटेंगे, नाकाम लौटेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऐड कर रही हूँ जब फ्रस्ट्रेशन के आलम में हमारे भाई को अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स के ये कहना पड़े टीवी पर कि चुप करें, तो फ्रस्ट्रेशन का आलम तो वो तो होगा ना। उनको अब पता चल गया है ना कि इस्तीफा वाली बात भी मजाक नहीं है। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ एक डिबेट का डेकोरम होता है, उसी पर मैं आ रही हूँ फारूक साहब। मैं जब बात कर रहा हूँ मैं नहीं बोला, क्या है फारूक साहब, मैंने तो ये गुजारिश आपको की, मैंने और आपको कुछ नहीं कहा। हमने तहरीकें चलाई भी हैं और रेल जेल हमारे देखे हुए हैं। ये ब्रेलवी साहब बैठे हैं, वो खुद गवाही देंगे। हमारे बचपन इन्हीं कोट लखपत जेलों के सामने गुजरे, ईदों पर इंतजार करते करते। मेरे दादा की डेथ हो गई तो उनको देखने के लिए, आखिरी जो है फाता लेने के लिए और उनका दीदार करने के लिए मेरे वालिद साहब और वालिद को नहीं छोड़ा गया। मेरे वालिद साहब कई महीनों तक मिसिंग पर्सन के तौर पर रहे। लोगों ने समझा शायद उनकी डेथ हो गई। मेरी वालदा जेलों में रही है और मेरी पूरी पार्टी जो है, जो लीडर हैं, उनकी शहादत हुई है और हम उन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जहां वजीर आज़म साहब झुके नहीं, लेकिन वो उनका सर कट गया, वो बिके नहीं, झुके नहीं। तो ये प्लीज पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में आप लोगों में हम में बड़ा फर्क है। आप हमें पट्टियां मत पढ़ाएं, लेकिन बात यह है हमें आपकी बात नहीं करें। आपके जो करता धरता है, मतलब आपकी जो डिसीजन मेकिंग और उसमें जो बैठे होते हैं लोग पॉलिसी मेकिंग में, उनको शायद उनके पास टीम कुछ ना कुछ होती होगी, उन्होंने उनको आगे नहीं किया। क्योंकि खान साहब भी पार्टी के अंदर कंपटीशन फील करते हैं। कोई भी बेहतर वाइब्रेंट बंदा होता है उसको पीछे धकेल देते हैं, उसको वो कैबिनेट की किसी अच्छी पोजीशन को वो समझते हैं वो मेरे लिए थ्रेट है। शायद हर जगह ये चीज होती है, लेकिन पीटीआई में ज्यादा है। हालांकि पीटीआई में नहीं होनी चाहिए थी वो। अगर अच्छा, ये एक और मौजू है, लेकिन मैं आखिर में मुझे ये बताइए औरिया मकबूल जान साहब, क्या सेनेट इलेक्शन से पहले मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, कोशिश तो यही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ आ सके, क्योंकि कोशिश, देखिए लगता ये है, अंदाजा था कि शायद ये एक तूफान निकल आता तो सब कुछ हो जाता और कुछ अवामी प्रेशर बन जाता कुछ चीज, लेकिन बन नहीं पा रहा। देखिए, अगर तो यहाँ से इस तरह का जलसा होना था, ये बेंच मार्क था। अब बस चीजें अगर आज दे दिए जाए तब भी इलेक्शन किए जा सकते। ने बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत ये है कि सेनेट का जो अदारा है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो टूट नहीं सकता। इलेक्टोरल कॉलेज हो या ना हो, वो कंटिन्यू करता रहता है, उसके कोई आइन की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आती, अनलेस कि तब्दीली ये है कि कोई और तब्दीली लाने वाला तब्दीली ले आए, तो अलग बात है जिसकी ये कोई ख्वाहिश करे। मैं तो ख्वाहिश नहीं करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, प्लेजू साहबा और फरूख हबीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।